देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80,834 नए केस सामने आए, जो 2 अप्रैल के बाद एक दिन में आए सबसे कम केस हैं। दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 255 नए केस सामने आए और 23 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के हालात में सुधार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज अनलॉक के तीसरे चरण का ऐलान किया। दिल्ली में अब कल से सारी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खुलेंगे। ऑड इवन नियम फिलहाल खत्म कर दिया गया है। कल से दिल्ली के रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और बाकी शैक्षणिक संस्थान वो अभी पहले की तरह बंद ही रहेंगे। सोमवार से राजधानी दिल्ली कुछ और खुल जाएगी। कोविड के केस 3 महीने में सबसे कम होने की वजह से दुकानें, मॉल, रेस्तरां खोल दिए जाएंगे। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, आज कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। तो ये जान लेते हैं कि दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या अब भी बंद रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों को मंजूरी नहीं। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। जो राहत दी गई है उनके तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बाजार और मॉल खुलेंगे। ऑड इवन सिस्टम फिलहाल बंद। रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार लगेंगे, लेकिन एक बार में आधे दुकानदार ही बैठेंगे। धर्मस्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं। सैलून खुलेंगे। तो दिल्ली धीरे धीरे फिर पटरी पर आ रही है। नतीजा, सब्जी बाजारों में लोगों की काफी तादाद दिख रही है, लेकिन सबके लिए सख्त दिशा निर्देश लागू हैं। देखिए, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम सबसे पहले तो उनसे अपील करते हैं, और अगर उसके बाद नहीं मानते हैं तो उनका चालान किया जा रहा है। मंडी के अंदर लगातार एपीएमसी द्वारा चालान की प्रक्रिया जारी है, लोगों को समझाया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो हम उनके लाइसेंस निरस्त करने की भी प्रक्रिया अपनाते हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पिछले 2 महीने से काफ़ी लॉस हुआ है, कस्टमर्स नहीं थे और बिजनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। देखो, वर्कर को हम 50% सैलरी तो दे ही रहे थे। जो हमारे उनके 50% सैलरी हमने दी है, अपनी जेब से दी है, वो टोटल लॉस है। वो भी कहाँ से लेंगे? जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, मतलब रेगुलर सारे रेगुलर ही हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी तो चाहिए पैसे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे उसके बिना? तो हमने उनको 50% दिया, वो सब भी लॉस ही हमारा। हमने कोई अर्न तो कुछ करा नहीं है इसमें। दिल्ली में एक्टिव केसेस 5,000 से कम है और पॉजिटिविटी रेट 0.3% पर है। और ठीक इसी तरह दिल्ली हर हफ्ते धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसे समय जब राजधानी एक तीसरी लहर की तैयारी भी कर रही है। कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन ये आरोप क्यों लगा, किसने लगाया, क्या है पूरा मामला, हम आपको बुलेटिन में दिखाएंगे आगे। लेकिन पहले बात कोविड की। देश के तमाम राज्यों में ये बात लगातार सामने आ रही है कि कोविड से होने वाली मौतों की संख्या असल से काफी कम बताई गई। अस्पतालों और शमशान घाटों के आंकड़ों में यह अंतर शुरू से ही दिख रहा है। महाराष्ट्र की ही बात करें तो बीते 12 दिनों में वहां कोविड से मौत के सरकारी आंकड़ों में 8,800 मौतें और जोड़ दी गई हैं, और ये सभी पहले हुई मृत्यु बताई गई, जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, और इसकी कई वजह थी। महाराष्ट्र में कोविड से होने वाली मौतों में पिछले 12 दिन में करीब 8,800 मौत और जोड़ दी गई। इन्हें पुरानी मृत्यु बताया गया, जो दस्तावेजों में दर्ज नहीं थी। कोविड से जुड़ी मौतों के आंकड़ों को दुरुस्त करने की इस मुहिम के साथ अब महाराष्ट्र में कोविड से होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा 1,08,000 पहुंच गया है। 1 जून से राज्य में जिन जिलों में मृत्यु के ये आंकड़े देरी से दर्ज किए गए, उनमें पुणे सबसे ऊपर है, जहां 1,368 मौतें और जोड़ी गई। इसके बाद ठाणे में 1,167 मौतें और नागपुर में 503 मौतें देर से दर्ज की गई। इसके अलावा नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर और यवतमाल में भी काफी मौतें देर से दर्ज की गई। महाराष्ट्र में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 2,213 पुरानी मौतें रिकॉर्ड में दर्ज हुई। विपक्ष की ओर से तीखी आलोचना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़ों को दुरुस्त करने का ये काम शुरू किया। राज्य का स्वास्थ्य विभाग हर रोज आधी रात को वेबसाइट के राज्य और जिला स्तर में आए मौतों के आंकड़ों को डाउनलोड करता है। जो मौत 2
ग्रेटर नोएडा की सिल्वर सिटी सोसाइटी में बीते साल सितंबर के महीने में तो महाराष्ट्र की स्थिति हम आपको और बताएंगे। अब खबर ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने उस फ्लैट का आखिरकार पता लगा लिया है जहां से करोड़ों का सोना और कैश चोरी हुआ था। ये दरअसल ऐसा मामला है जिसमें सोना और कैश चोरी हुआ, लेकिन कहां से हुआ ये बताने वाला कोई है नहीं। और ये मामला तब सामने आया जब इसकी बंदरबांट होती रही और चोरों के बीच में झगड़ा हो गया। अब चोरी हुए खजाने के मालिक का पता तो नहीं लगा, लेकिन उस फ्लैट का पता लग गया है जहां से ये चोरी हुआ था। ग्रेटर नोएडा की सिल्वर सिटी सोसाइटी में बीते साल सितंबर के महीने में जिस फ्लैट से 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए चोरी हुए थे, वो फ्लैट नोएडा पुलिस को मिल गया है। पुलिस की माने तो ये फ्लैट खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताने वाले किसले पांडे नाम के व्यक्ति ने किसी और नाम से किराए पर लिया था। 2 व्यक्ति के नाम है, राममणि पांडे और किसले पांडे। ये बेसिकली इन लोगों की प्रॉपर्टी थी। इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, गुड़गांव में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। वो जो डिटेल्स है वो हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में बताया गया कि किसले पांडे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से भी हम लोग जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब ये दोनों ही संभवतः इंडिया से बाहर हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी कंक्रीट तरीके से पता कर रहे हैं। और मिस्टर किसले पांडे हैं, उनके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि कहीं विदेशों में हैं, लेकिन उनका जो बाकी जो डिटेल्स हम लोग के पास है उसके हिसाब से कहीं और हैं। पुलिस का कहना है कि किसले और उसके पिता राममणि पांडे लगातार विवादों में रहे हैं। पुलिस के मुताबिक किसले की लॉ की डिग्री भी फर्जी है। उस पर दिल्ली और एनसीआर में करोड़ों की ठगी के कई मामले दर्ज हैं। इंडिया बुल्स जैसी कंपनी ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। किसले ने एनडीटीवी इंडिया से वीडियो कॉल पर बातचीत की और अपनी सफाई दी। किसले जी नमस्कार, मैं मुकेश हूँ एनडीटीवी से। किसले जी, एक ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में करोड़ों का सोना और कैश चोरी हुआ था। वो फ्लैट कहा जा रहा है कि आपने किसी से रेंट पे लिया था, क्या कहना है आपका इस पर? किसी भी तरह का ना कोई संबंध, ना कोई फ्लैट मैंने कभी किसी से किराए पे नहीं लिया है और ना ही किसी तरह का कोई भी मैंने संपर्क बनाया है, जैसा कि ये अखबार में आ रहा है, मैं जैसा कि पढ़ पा रहा हूं। जी अच्छा, जो फ्लैट में सोना और कैश चोरी हुआ था, क्या वो आपका है? कहा जा रहा है वो आपका है। एकदम पूरी तरीके से ये बेबुनियाद बात है। मेरा कोई लेना देना नहीं है उस पैसे उस सोने से। हमारा स्वप्न में भी उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकली तो क्या छोड़। पुलिस ये कह रही है कि जो इस केस का मास्टरमाइंड है गोपाल, वो आपका केयर टेकर है और आपका नौकर भी इसमें शामिल है। मेरा कोई भी नौकर या कोई भी केयर टेकर इस नाम का नहीं था। अच्छा, जब से याद आता है, जब से मैंने होश संभाला है, कभी हमारे यहाँ पे कोई नौकर या कोई केयर टेकर, ये क्या नाम बता रहे हैं? गोपाल आपका केयर टेकर है और कोई नौकर है आपका एक। हाँ, तो वो गोपाल नाम के किसी बंदे को मैं नहीं जानता। अच्छा, दूसरा कोई संपर्क नहीं। दूसरा ये है कि अभी आप कहाँ पर हैं? पुलिस वालों ने क्या संपर्क किया आपसे, आपसे बातचीत की है इस केस के बारे में? बातचीत हो रही है, जब जब उनका फोन आता है मैं जवाब देता हूँ और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप कहाँ पर हैं अभी? क्या भारत में है या भारत से बाहर है? मैं भारत से। अच्छा, क्या आप नोएडा पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? कौन सी? पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो सामान चोरी हुआ है वो आपका है, तो क्या आप उनकी जांच में सहयोग करेंगे? 100% करूंगा, बिल्कुल करूंगा साहब। ये खुल के आना चाहिए, सामने आना चाहिए किसका है, बिल्कुल आना चाहिए और बिल्कुल सहयोग कर रहा था, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा, आप पे पहले से भी कई सारे केस दर्ज हैं चीटिंग के, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उसका कोई 17-18 साल पहले केस अगर हुआ है, उसका इससे कोई लेना देना है क्या? जी, लेना देना है क्या पत्रकार महोदय? नहीं, पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि शायद ये चीटिंग के पैसे का सोना हो सकता है, इसलिए। चीटिंग के पैसे का सोना हो सकता है, तो क्या ये सारा नोएडा पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी? वहां जो केस चल रहा है फिर उसका क्या होगा? पुलिस इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 8.5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और कैश बरामद कर चुकी है। चोरी के मास्टरमाइंड और किसले के टेकर बताए गए गोपाल और खजाने की सूचना देने वाले
किसलय के ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चला है। ग्रेटर नोएडा में हुई चोरी का ये मामला तब खुला जब चोरी के सामान की बंदर बांट को लेकर दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया। तब से ये मामला लगातार सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि पुलिस ये कब तक साबित कर पाती है कि इस खजाने का मालिक कौन है। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने आज अयोध्या में और आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जो जमीन 5 मिनट पहले सिर्फ 2 करोड़ में बिकी थी, उसी जमीन को 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घपला किया है। लेकिन चंपत राय ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हम ऐसे आरोपों की चिंता नहीं करते। जिन भगवान राम के नाम पे आदर्श राज्य व्यवस्था को राम राज्य का नाम दिया गया, उसी भगवान का मंदिर बनाने में घोटालों के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेची। वही जमीन सिर्फ चंद मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ में खरीद ली। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई। यही आरोप उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में जमीन 16.5 करोड़ महंगी हो गई, जो विश्व रिकॉर्ड है। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। इस खरीद में ट्रस्ट पे घोटाले का आरोप इसलिए भी है कि जो जमीन रवि मोहन और एक सुल्तान अंसारी ने खरीदी, उसकी रजिस्ट्री में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और संघ से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं, और यही दोनों लोग चंद मिनट बाद 16.5 करोड़ महंगी खरीदी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की डील में भी गवाह हैं। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय इन आरोपों की परवाह नहीं करते। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। लेकिन सरकारी दस्तावेज पेश कर आरोप लगाने वाले दल इसमें बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए। भगवान राम के नाम पे बनाई जाने वाले मंदिर की जमीन को लेकर के ये मामला बेइंतहा गंभीर है, और चंपत राय का जवाब इसमें तमाम तरह की शंकाएं पैदा करता है। इसलिए इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।